जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज हम MPTT वर्ग 3 का ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिनांक 5 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इस समय आज हम मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 से। और प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर हम प्रश्न क्रमांक 60 तक जो मैथ के क्वेश्चन वर्ग 3 के ओल्ड पेपर में पूछे गए थे, इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, योग का पता लगाएं। इन दोनों का बताना है योग क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इनका LCM आ जाएगा 87 और ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर हमारा विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या बताएं जो कि खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए प्रश्न समझें आप। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। 360 छात्र हैं, जिसमें से 2/3 क्या हैं, लड़कियां हैं। कितनी हैं, 2/3 लड़कियां, है ना। 2/3 लड़कियां कितना हो जाएगा, ये 120 गुना मतलब 240 क्या आ गई, यहाँ पर गर्ल्स आ गई। तो y कितने हो गए, टोटल 360 था तो y होंगे 120, है ना। 120 लड़के हो गए। अब 120 में से क्या है भाई, देखिए 120 लड़के आ गए, जिसमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। हमारे लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 120 आ गई, जिसमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। मतलब 4 3 12, 30 या 90 लड़के क्या हुआ, खिलाड़ी हैं। तो यहां पर कहा गया है लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो भाई मेरे 120 लड़कों में से 90 लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो 30 लड़के ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। यही अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प बी में दिया हुआ है। देखिए यहां पर एक ही ऑप्शन 2 बार दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश की वजह से, है ना, डबल लैंग्वेज की वजह से, है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 80 का 40% क्या होगा। बहुत इजी है, 80 का 40%। तो 40% का मतलब होता है 100, 0 से 0 काट दो, 8 चौके कितना हो गया, 32 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 50 छात्र हैं, जिसमें से 40% क्या हैं, लड़कियां हैं। 40% तो काट दो इसको, 5 चौके 20, मतलब 20 हो गई लड़कियां। तो टोटल कितना है 50, तो बॉय कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो लड़कियां हो गई हमारी 20 और लड़के हो गए 30। तो विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 35। कक्षा 9 की परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो बताना है इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अच्छा ठीक, टोटल छात्र कितने हैं, 50, जिसमें से 10% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, है ना। मतलब कितना आ जाएगा, मतलब 5 छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो बताइए उत्तीर्ण कितने हुए, भैया मेरे 50 में से 5 अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, ऐसा कोई हाई लेवल वर्ग 3 में नहीं आता है। ये मैं बार बार आपसे कहता हूं। 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो देखिए 400 में यदि हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। डबल जीरो काट दो, इसका गुणा कर दो तो आ जाएगा 440, जो दिया है विकल्प बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में
26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए 26% तांबा होता है मिश्र धातु में, तो 260 ग्राम आपको तांबा प्राप्त करना है, तो टोटल कितनी मिश्र धातु चाहिए? तो देखिए मिश्र धातु में तांबा कितना है 26%, और हमें चाहिए कितना है 260, तो हम कह सकते हैं 26% बराबर 260, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 260 बटे 26, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 100 मतलब 1000। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 250 का 42% प्लस 420 का 25% कितना होगा? तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसमें। तो प्लस 420 का कितना था 25%, कर लो भैया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, यहां पर ओके, काट दो, यहां पर 105 आ जाएगा, यहां पर कर दो 0 से 0, 55 25, 5 दूना 10, 21 पंचे 105, 105 प्लस 105 कितना हो गया 210 हो जाएगा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करें। यहां पर दिया गया है 10.1, इसको आपको परसेंटेज मतलब प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या है 0 को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे 0 हटा देंगे ऊपर का, तो नीचे क्या है 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 0 बढ़ा दो यहां पर, तो कितना हो जाएगा 10%। तो ऐसा दिया है हमें कहां पर, विकल्प डी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दी गई संख्या में से बताइए कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। तो हमें मालूम है भाई 9 से ऐसी संख्या विभाज्य होती है जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता हो। जैसे यहां पर हम पहले में देखें 4 3 7 2 9 8 और 1 9, मतलब ये तो क्या है 9 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसका योग कितना आ जाएगा 18 रहा, 18 में भाग जाता है, ये तो हो नहीं सकता, 9 से विभाज्य है। अब इसको देख लीजिए 3 3 का 9 8 9, ये भी कितना आया 18, 9 और 1 10, 10 2 12 और 6 18, ये भी 18 हो जाएगा। तो विकल्प सी भी नहीं हो सकता। अब विकल्प डी में देखिए, जोड़िए इसको 2 और 7 9, 2 11, 12 और 3 15, 15 भाई मेरे 9 से भाग नहीं जाता है लेकिन 3 से चला जाता है, तो हम कह सकते हैं 15 जो संख्या दी हुई है विकल्प डी में, इसमें 3 से भाग जाएगा लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या चुने जो एक साथ 3 5 2 से विभाज्य हो। जब आपको एक कंडीशन दी हुई हो जहां पर 2 या 3 संख्या दी हुई हो कि इनसे विभाज्य होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको सभी का एलसीएम लेना है। तो 3 5 2 का एलसीएम आएगा कितना 30। अब 30 को हम तोड़ देंगे 3 गुणे 10 में, मतलब ऐसी संख्या देखिए जिसके लास्ट में 0 आए, है ना, तभी उसमें 30 से भाग जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प सी में ए वाली संख्या दी हुई है और विकल्प डी में ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में 0 है, मतलब ये 30 से विभाजित हो जाएंगी। तो मैं 30 को तोड़ा था 3 गुणे 10 में, है ना। आप 10 से तो हो जाएंगी दोनों संख्या, अब 3 से भी देखो कौन सी होगी, है ना। तो 3 से आप यहां पर देखिए, इसको योग करके देख लीजिए, तो यहां पर राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा, क्योंकि जब आप सारे अंकों को जोड़ेंगे तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए विकल्प डी में 9 और 2 11, 1 12, 3 15, 2 17, 17 में 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए विकल्प डी नहीं होगा, विकल्प सी होगा। ठीक, अब बताइए इन 4 में से कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। देखिए जब आपको 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सीधा भाग देके देख लेना है, कोई ट्रिक का यूज नहीं करना है ना।
तो 13 से देखिए आप यहां पर देख सकते हैं विकल्प सी में कहा गया है, देखिए ये संख्या देखिए 13 पौने 65 भागना जाति का 0, 13 चौके 52 जीरो, देखिए 13 से भाग चला गया, तो विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो हमें मालूम है जब 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, 4 से कौन सी होती है, 8 से कौन सी होती है। ये सारे नियम हैं विभाज्यता वाले जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 8 के लिए क्या नियम होता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में उस संख्या 8 से भाग जाना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए इसमें आप लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 234, इसमें 8 से भाग लगाइए आप, जाता है कि नहीं जाता है, लगाइए इसमें 8 से भाग, है ना। तो 8 दूनी 16 बचेगा 7, 74 हो जाएगा, तो जो इसमें भाग नहीं जाएगा मतलब विकल्प ए नहीं होगा, है ना। इसी तरह से विकल्प बी को चेक करना है। विकल्प सी में देखिए आप कितना है 840, तो 840 में भाग लगाइए आप 8 से, तो 8 एकम 8 भागने जाति का 0, 8 पंचे 40, है ना। तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संख्या है 8 से विभाज्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? तो देखिए 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, 18 को हम तोड़ेंगे 2 गुणित 9, मतलब जो संख्या 2 से और 9 से विभाज्य होगी वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। तो देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए हमें, अंतिम संख्या सम संख्या। तो विकल्प डी में देखिए 7 सम संख्या नहीं है, मतलब विकल्प डी तो हमारा हो नहीं सकता। अब आपके पास ए, बी और सी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, 9 से विभाज्यता वाला नियम लगाना है जो कि बहुत इजी है। संख्या के अंकों का जो योग है वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो विकल्प ए में देखिए आप 5 और 3 8, 16 और 9 25 और 2 27, 27 में क्या है 9 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? अब बताइए इन 4 में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य होगी। तो मेरे भाई हम 6 को तोड़ेंगे 2 गुणित 3 में, ठीक है। मतलब 2 से कब होगा ये, जब अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा या फिर सम संख्या होगी, है ना। तो देखिए ये तो अपना हो नहीं सकता 7, है ना। अब बस 3 का नियम और लगा लो जो मैं आपको बता चुका हूं, संख्या के जो अंकों का योग है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो विकल्प डी ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आप करके देख लेना, तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? देखिए विभाज्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पीवी का नियम है जो टॉपिक उठाता है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही अंतरिक्ष विज्ञान से देखो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से करना है, पता नहीं आपके शिफ्ट में कहां से क्वेश्चन आ जाएं। 13 से विभाज्यता के लिए देखिए आप देख लीजिए आप, तो ये आप बता चुका हूं, ये तो बहुत इजी है क्योंकि संख्या क्या है कम अंकों की है। तो यहां पर विकल्प डी में देखिए 13 3 39, बिल्कुल 13 3 39, भागने जाति का 0, 13 दूनी 26, भागने जाति का 0, 13 एकम 13, आसानी से क्या है भाग चला जाएगा इसमें। चलिए निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या है थोड़ा कैलकुलेशन था और आप इसका जवाब दे सकते थे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। और जब ये वर्ग 3 की क्लास होगी तो मैं हर टॉपिक आपको अलग से करवाऊंगा, है ना। यदि ये मैंने यहाँ पर सारे आपको विधि बताए कि कैसे क्या करना है, तो ऐसे में क्या है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां से आपको केवल आइडिया लेना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सबसे छोटी भिन्न इसमें भी क्या है आपको, है ना, वही करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब देखिए घन का आयतन क्या होगा जिसका किनारा क्या है 3a है। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब ए होता है हमारा घन का आयतन। तो घन भुजा कितनी है 3a, तो इसका आयतन कितना हो जाए 3a का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, a का क्यूब a क्यूब 27 a क्यूब। विकल्प बी में दिया हुआ है आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, एक नियमित
पंचभुज का परिमाप 1550 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबी होगी। बहुत इजी है भैया, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो आपको 1550 से में 5 का भाग देना है, तो पता चल जाएगा कि हर भुजा कितनी हो जाएगी। 5 3 15, 5 एकम 5 0, 310 हो जाएगा, है ना। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग का विकर्ण, देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, एक वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। आपने भाइयों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 फार्मूला पढ़े होंगे। पहला तो फार्मूला होता है जब आपको भुजा दी गई हो तो आप क्या करते हैं, भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग कर देते हैं तो ये निकल आता है। लेकिन जब आपको विकर्ण दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करते हैं, विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा, है ना। ए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जहां पर ए क्या है, वर्ग का विकर्ण है। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है ना। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए हमें यहां पर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, लेकिन यहां पर हम वर्ग की भुजा नहीं पता है तो हमें निकालना होगी। तो हमें मालूम है कि जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का जो परिमाप होगा वह है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की जितनी परिधि होगी वही क्या है, वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा बराबर वृत्त की परिधि कितनी, 2 पाई आर, मान रखो 22/7। आर मतलब कितनी है, 28 है। देख लो आप, 4 7 28, 7 से 60 काट तो 22 दूनी 44। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर आ गई ना। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 44। अब आप कर लो, हमें क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल से करना था। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग मतलब 44 गुणा 44, है ना। और यहां पर वृत्त का कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर इसके मतलब क्या होगा, 28 गुणे 28। ठीक है, आप क्या करोगे, आप 22 दूनी 44, ठीक है, और 7 चौके 28, 4 11 44, 2 14 28 हो जाएगा ना। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, क्या मिला हमें मिल जाएगा 11/14 मिल गया ना। इस साइड बचा था 11, साइड बचा था 14, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुपात हमने निकाल लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए कक्षा 1 और 2 में केवल गणित मौखिक प्रश्नों को कराया जाना है, तो ये तो गलत बात है कि आप केवल गणित में के मौखिक प्रश्नों को हल कराएंगे कक्षा 1 और 2 में। ऐसा नहीं है, बल्कि जो छोटी कक्षा होती हैं उनको आपको क्या है, इसके लिए दूसरे विषयों का भी सहारा लेना होता है। तो हम कह सकते हैं गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, इसी के साथ उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप ज्यामितीय पहेलियां हो गई, है ना, और मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हो गए, इससे क्या होता है, बच्चों की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में विकास होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षा में रेखागणित का कौन सा भाग, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो प्राइमरी कक्षा होती है भाई, वहां पर रेखागणित का केवल अनौपचारिक भाग पढ़ाया जाता है।
ठीक है, विकल्प यहां पर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अनौपचारिक क्या होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचना कि ये हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेपर से हम यहाँ पर आइडिया ले रहे हैं। जब हमारी कंटिन्यू क्लास होगी तो बिल्कुल आपको हम हर पॉइंट को बताएंगे, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक। अगला देखिए आप, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, बताइए। नेगेटिव पॉइंट यहां पर देखना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब समुदाय मतलब ग्रुप में कोई बच्चा स्टडी करता है तो इससे बहुत अच्छा होता है और वर्तमान में इसका यूज हो भी रहा है। तो ऐसे में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो इन 4 विकल्प को पढ़ने के बाद आप देखेंगे शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बच्चे स्वयं आपस में मिलकर सोचेंगे कि आखिर प्रश्न को कैसे हल किया जाए, आपको रणनीति प्रदान नहीं करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो देखिए यदि बच्चे गहराई की समझ नहीं है बच्चों में तो इससे क्या होता है ना, गहराई की समझ तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे तो क्या होगा, रुचि भी होगी और प्रेरणा भी होगी, है ना, लेकिन बाकी ये नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, है ना, विकल्प बी ही यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला ए ही केवल सही है, तो ये विकल्प बी में हमारे दिया हुआ है। चलिए अगला है, औपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये विशेष शिक्षा के समान है भैया मेरे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है, ये तो ये भी सही है ना, लेकिन विकल्प ए में जो दिया हुआ है ये कथन क्या है, सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक खुला उपकरण, बताइए इनमें से कौन सा है। तो यहां पर पी बिजनेस का आंसर माना हुआ है विकल्प डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनाने में सहायता करना होना चाहिए। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चा है देखिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आपको आपका आंसर देखना है। तो अपने जो बच्चे का एनवायरनमेंट है उसके साथ बच्चा पर्याप्त रूप से समायोजित हो जाए, इस शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही उस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।